वेलकम गाइस। आज हम आपके लिए लेके आए मैथ्स एंड रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सेकंड। इसमें भी हम 15 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे आपको आपकी प्रिपरेशन लेवल का पता चलेगा। क्वेश्चंस को आप खुद सॉल्व करो और फिर सॉल्यूशंस देखो, ठीक है। आज हम फोकस करेंगे बेसिक न्यूमेरिसी पे। फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो हाइट एंड डिस्टेंसेस पे है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ पोल गॉट ब्रोकन बाय द विंड whose top meets the ground at an angle of 30 डिग्री at a distance of 90 meters from the foot। क्या कह रहा है, एक पोल था, ठीक है, एक पोल है आपके पास, वो विंड की वजह से कहीं से टूट गया बीच में से, और टूटने के बाद ये जो इसका पोर्शन है ये अब ग्राउंड को टच कर रहा है, ये आपको कह रहा है वो, और ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। और जहाँ पे ग्राउंड को ये टच कर रहा है और वहाँ से लेके उसके फुट तक जो डिस्टेंस है वो भी आपको गिवन है, ये डिस्टेंस आपको गिवन है कितना, 90 मीटर्स, 90 मीटर्स, ठीक है। पोल है तो वर्टिकल होगा, तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का। अब आपको फाइंड क्या करना है, व्हाट वाज द टोटल हाइट ऑफ द पोल। तो टोटल हाइट कितनी थी, ये पूरी आपकी हाइट हो जाएगी, ठीक है, ए बी सी। अगर मैं इस पॉइंट को डी मान लेता हूँ तो बी डी आपकी टोटल हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको बी डी फाइंड करने के लिए आपको फाइंड करनी होगी लेंथ बी सी और लेंथ फाइंड करनी होगी ए सी। इन दोनों लेंथ्स को मैं ऐड करूंगा तो वो आ जाएगी आपकी टोटल लेंथ ऑफ द पोल, टोटल हाइट ऑफ द पोल। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज करते हैं। तो पहले यहाँ पे बेस गिवन है आपको, तो पहले ये हाइट फाइंड करेंगे। बेस और हाइट का कौन सी रेशो होती है, 10। तो इस ट्रायंगल में अगर मैं tan 30 डिग्री की बात करूँ, tan 30 डिग्री हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर होता है जो एंगल के अपोजिट हो, तो BC आपका परपेंडिकुलर आ गया, और बेस होता है जो आपके एंगल के एडजेसेंट हो, ए बी आपका बेस आ गया, ठीक है। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में पढ़ी होगी। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इजिकल टू BC। BC तो फाइंड करना है आपको अपॉन ए बी आपको गिवन है कितना, 90 मीटर्स। यहाँ से आपको BC की वैल्यू आ जाएगी, BC विल बी इक्वल टू 90, इधर मल्टीप्लाई 90/√3 मीटर। ये आपके पास आ गई किसकी वैल्यू, BC की लेंथ। अब AC की लेंथ, AC इज हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज और बेस वाली रेशो आपको यहाँ पे इस ट्रायंगल में लेनी है, वो होती है cos थीटा। cos थीटा cos 30 डिग्री आपका हो जाएगा, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, 90, और हाइपोटेन्यूज कितना है, AC जो आपको फाइंड करना है, विच इंप्लाइज दैट cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू 90 अपॉन AC। अब यहाँ से AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3AC इज इक्वल टू 90 2 ज़ा 180। अब √3 यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जब शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यू विल गेट AC इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई √3। तो ये आपकी AC की लेंथ आ गई, ये आपकी BC की लेंथ आ गई। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास टोटल हाइट आ जाएगी। तो ऐड कर दो 90/√3 प्लस 180/√3, ठीक है। अब इनको ऐड कर दो आप, √3 कॉमन है तो उसको कॉमन ले लेंगे, 90 प्लस 180 इज 270 डिवाइडेड बाई √3। अब इसको रेशनलाइज द डिनोमिनेटर कैसे होगा, ये रेशनलाइज √3 से एक बार मल्टीप्लाई, √3 से एक बार आपको डिवाइड करना होगा, तो रेशनलाइज हो जाएगा। यू विल गेट 270 अपॉन √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। √3 इंटू √3 स्केयर हो जाएगा, स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल, यू विल गेट 3। अब 3 को 270 से काट सकते हैं, 3 9 70 होता है तो 90। सो आपका आंसर आ जाएगा 90√3 मीटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, एक तो आपको हाइट एंड डिस्टेंसेस के क्वेश्चंस में आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज यूज होंगी, ठीक है। 90√3 आपका आंसर आ गया, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज आपको आनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, द एंगल ऑफ, ये क्वेश्चन JKPSI में आया था 2018 में। क्या पूछ रहा है, देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग लैडर लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल इज 45 डिग्री। तो एक वॉल है, उसके अगेंस्ट एक लैडर है, ठीक है, एक लैडर है, एक सीढ़ी है जो वॉल के अगेंस्ट इंक्लाइंड है, कितने एंगल पे, 45 डिग्री पे। फिर क्या कह रहा है, और इस लैडर की आपको लेंथ भी दी है, ये कितनी लंबी है, 5 मीटर, ओके। नेक्स्ट, एंड द फुट ऑफ द लैडर इज 3 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो जो लैडर का फुट है, लैडर का फुट यहाँ पे आ गया, और वॉल से ये कितना दूर है आपका, 3 मीटर। तो ये डिस्टेंस भी आपको दिया है 3 मीटर। अब क्या कह रहा है, द हाइट ऑफ द वॉल अप टू द पॉइंट वेयर द लैडर इज रेस्टिंग अगेंस्ट इट इज। तो आपको वॉल की हाइट निकालनी है, कहाँ तक, जहाँ तक लैडर उसको टच कर रही है, मतलब ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी देखो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बन रहा है, तो ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी आपकी ABC, जिसमें आपको एंगल भी गिवन है 45, और ये आपको बेस भी गिवन है, और ये आपको हाइपोटेन्यूज भी गिवन है। अब इस क्वेश्चन में बच्चों ने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लगाई और आंसर निकाला। किसी का आंसर आया 3 मीटर, किसी का आंसर आया 4 मीटर, बट एक्चुअल में इस क्वेश्चन का आंसर था कैन नॉट बी डिटरमाइन ऑन दी बेसिस ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन। उन्होंने अपने क्या किया, उन्होंने आपके माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक किया एग्जामिनर ने। अब यहाँ देखो जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर इस ट्रायंगल में मैं लगाता हूँ पैथागोरस थ्योरम से भी हम हाइट निकाल सकते हैं ये वाली, बिकॉज हाइपोटेन्यूज और बेस गिवन है। तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपका 5 है, तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर फाइंड करना है आपको, BC स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस कितना है, 3 का स्क्वायर 9, तो ये 9 इधर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 के साथ माइनस हो जाएगा, 25 - 9 इज इक्वल टू BC
स्केयर। तो ये आ जाएगा 16 इज इक्वल टू BC स्केयर। तो BC आपका आ जाएगा 16 का स्केयर रूट विच इज़ 4। तो यहाँ से आंसर 4 आया तो उन्होंने लगा दिया 4, ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे लगा दिया आपने 4, तो हो गया आपका गलत। और किसी ने किस तरह से इस क्वेश्चन को सोचा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 45 का है, तो तीसरा एंगल कितना होगा, ये भी 45 का ही होगा ना, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। अगर राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 45 का हो तो दूसरा एक्यूट एंगल भी फिर 45 का ही होता है, बिकॉज 90 + 45 + 45 ही कितना होता है 180 होता है। तो किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल हो तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी। तो 45 के अपोजिट ये BC है और इस 45 के अपोजिट ये AB है, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो ये अगर 3 है तो ये भी कितना होना चाहिए 3 मीटर। तो इस अप्रोच से आंसर आ रहा है 3 मीटर, ठीक है। तो बच्चों ने क्या लगा दिया 3 मीटर। तो जिसने पैथागोरस लगाया उसने 4 लगा दिया आंसर, जिसने ये मेथड लगाया उसने 3 लगा दिया। बट इसका आंसर ये ना 3 हो सकता है ना 4 हो सकता है, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन ही गलत है। इन्फॉर्मेशन कैसे गलत है, अगर हम एंगल लेते हैं 45 तो ये भी 45 होगा, तो दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो ये भी 3 ये भी 3। अब ये पैथागोरस थ्योरम को नहीं सेटिस्फाई करेंगे, पैथागोरस थ्योरम को नहीं ना सेटिस्फाई करेंगे, बिकॉज 5 स्क्वायर देखो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। 3 स्क्वायर 9 और 3 स्क्वायर 9, 9 + 9 18 और 5 का स्क्वायर 25, ये इक्वल नहीं आ रहे। और जब ऐसे सॉल्व करोगे तो आंसर आपका 4 आएगा, तो यहाँ पे 3, तो यहाँ पे अगर 4 होगा तो फिर कैसे गलत हो जाएगा आंसर, क्योंकि एंगल दोनों इक्वल है तो अपोजिट साइड भी इक्वल होनी चाहिए, तो इक्वल नहीं आ रही, ये 3 है ये 4 है। एक्चुअल में उसने वॉल का जिक्र नहीं किया है कि वॉल जो है वो वर्टिकल है कि नहीं, तो वॉल अगर वर्टिकल उसने जिक्र ही नहीं किया, इसका मतलब ये क्वेश्चन बनता है आपका इस तरह से कि जो वॉल होगी वो वर्टिकल नहीं होगी, तभी ये क्वेश्चन पॉसिबल है, तभी ये एंगल 45 डिग्री हो सकता है, तभी ये 5 मीटर हो सकता है और ये 3 मीटर हो सकता है। अब इसकी लेंथ कुछ भी आ सकती है। तो अगर ये कंडीशन उसने दी आपको, उसने आपको ये कंडीशन नहीं दी है, बट इस कंडीशन के लिए ये डाटा इनसफिशिएंट है, आप यहाँ पे थर्ड साइड नहीं फाइंड कर सकते, कोई भी ऐसा रूल नहीं है, ठीक है। राइट एंगल के लिए रूल होता है, इसके लिए कोई भी रूल नहीं होता है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल ही नहीं आपकी बनेगी, तो इसका आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन। तो एग्जामिनर 2-3 क्वेश्चन में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जरूर चेक करेगा, तो बड़े ध्यान से क्वेश्चन करने हैं आपने। Question number 3, A moves from point P to point Q with a speed of 10 meter per second and come back from Q to P with a speed of 20 meter per second. What is its average speed? तो average speed find करना आपको आना चाहिए। कह रहा है एक पर्सन है जो P से Q पहले मूव करता है with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड और फिर वापस Q से P की तरफ आता है विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। आपको उसकी एवरेज फाइंड करनी है। तो एवरेज स्पीड फाइंड करने का फार्मूला होता है 2 × x × y अपॉन x + y। बस ये फार्मूला आपको लगा देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 × x, x मीन्स जो फर्स्ट स्पीड आपको दी है 10, y मीन्स जो सेकंड स्पीड आपको दी है 20 डिवाइडेड बाय x + y। तो 10 + 20 कितना हो जाएगा 30, 1 0 हो गया कैंसिल, यू विल गेट 22 40 अपॉन 3। तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 3 13 39, 13 1/3 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड आ जाएगी, एवरेज स्पीड, दैट इज सी पार्ट इज योर आंसर। अब इसी क्वेश्चन को चेंज कैसे कर सकते हैं एवरेज स्पीड में, तो आपको क्या करेगा, डिस्टेंस अगर डिफरेंट दिया है ना तब आप ये फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। ये फार्मूला तभी यूज़ कर सकते हो जब डिस्टेंस आपका कांस्टेंट होगा, दैट इज सेम होगा। देखो इसने जो दोनों डिस्टेंस कवर किए हैं वो सेम है, एक डिस्टेंस है P से Q, एक डिस्टेंस है Q से P, दैट इज डिस्टेंसेस सेम आ रहे हैं। तो ये फार्मूला तभी हम यूज़ कर सकते हैं जब डिस्टेंस सेम हो। अगर डिस्टेंस सेम ना हो तो तब आप क्या करोगे, सपोज A से B और B से C कोई पर्सन चला, ठीक है। A से B चला वो x की स्पीड के साथ और B से C चला वो y की स्पीड के साथ, और ये डिस्टेंस सपोज 10 मीटर है और ये डिस्टेंस सपोज 5 मीटर है। अब डिस्टेंस डिफरेंट दिए हुए हैं, अब आप ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। तो अब आपको एवरेज स्पीड कैसे निकालनी है, एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसका फार्मूला होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 + 5 15 अपॉन टोटल टाइम आपको लिखना होता है। अब टाइम तो नहीं दिया ना, तो यहाँ का टाइम दिया ना, बट टाइम फाइंड कर सकते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 10 मीटर, स्पीड कितनी है x, तो टाइम हो जाएगा 10/x, इसका टाइम हो गया। A से B जाने का टाइम हो गया 10/x प्लस, बिकॉज डिनोमिनेटर में टोटल टाइम लिखना होता है, यहाँ पे कितना टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड 5/y। तो तब आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। अगर आपको डिस्टेंसेज इक्वल दिए हैं तो एवरेज स्पीड का सीधा ये फॉर्मूला लगा देना, अगर डिस्टेंसेज इक्वल नहीं दिए तो फिर आप इस तरह से करोगे, ठीक है। 3 डिस्टेंसेस भी हो सकते हैं, A से B जा रहा है, B से C जा रहा है, C से D जा रहा है, ठीक है। तब क्या होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो तीसरा टाइम भी यहाँ पे ऐड कर देना और डिस्टेंस तीनों ऐड कर देना ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ। अब आपको यहाँ पे यूनिट डिजिट फाइंड करना है, ठीक है। बेसिक न्यूमेरिसी का क्वेश्चन है ये, यूनिट डिजिट फाइंड करना, रिमाइंडर फाइंड करना, ठीक है। तो आपको ये सारे कंसेप्ट आने चाहिए। अगर आपको टॉपिक वाइज वीडियोस चाहिए तो आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हो, वहाँ पे JKPSI की जो मैंने टॉपिक वाइज मैथ्स और रीजनिंग की वीडियोस डाली हुई हैं, ठीक है। 10-15 मिनट्स में एक टॉपिक पूरा कवर किया और उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी किए हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो चैनल जरूरी जाके आप चेक करना। अब यूनिट डिजिट फाइंड करने का मेथड क्या होता है कि आपको यहाँ पे दिया 499 तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 9। तो 9 के लिए आपका जो ट्रिक होता है, 9 की अगर पावर जो है वो अगर ऑड नंबर हुई तो उसका यूनिट डिजिट नंबर 9 ही आता है, और अगर 9 की
पावर अगर इवन हुई तो उसका यूनिट डिजिट नंबर 9 आता है। तो ये रूल आपको पता है तो ये क्वेश्चन आपका 2 सेकंड में हो जाएगा, ये नहीं पता तो ये कभी नहीं हो पाएगा आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूनिट डिजिट 9 है, सिर्फ यूनिट डिजिट को देखना होता है। और पावर को देखो, पावर क्या है, ऑड है, पावर क्या है, ऑड है, तो यूनिट डिजिट, इस पूरी कैलकुलेशन का यूनिट डिजिट आएगा आपका 9, दैट इज डी पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 150 होल नंबर्स। अगेन आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना है, बट किसका, सम ऑफ 150 होल नंबर्स। तो पहले आपको सम निकालना है 150 होल नंबर्स का, और फिर जो यूनिट डिजिट आएगा वो आपको बताना है। अब सम का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास नेचुरल नंबर्स के सम का फॉर्मूला होता है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के सम का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2, बट यहाँ पे तो होल नंबर्स दिए हैं, तो होल नंबर्स में 0 भी इंक्लूड हो जाता है, तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 कहाँ तक आएंगे, ये 149 तक आएंगे, क्योंकि 0 भी इंक्लूड हुआ ना, हमें 150 लेने, बट 0 भी इंक्लूड हुआ तो 149 तक। तो 0 को तो ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको काट दो तो आपके पास नेचुरल नंबर बचेंगे 1 से लेके 149 तक। इन शॉर्ट आपको सम निकालना है फर्स्ट 149 नेचुरल नंबर्स का, तो ये फॉर्मूला लगा दो नेचुरल नंबर्स का, n की जगह बस 149 रखना। अगर यहाँ नेचुरल नंबर बोला होता फिर n की जगह हम 150 रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो 149 प्लस 1 आपका हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 2 को किया कैंसिल, 150 75 यू विल गेट 149 इंटू 75, तो ये आपका सम आ गया। बट आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना है, इस पूरे का यूनिट डिजिट। तो अब इन दोनों को पूरा आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना है, तो यूनिट डिजिट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 9 5 45, 5 आएगा, 4 आएगा कैरी, तो आपका यूनिट डिजिट आ गया 5। आगे आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको सिर्फ यूनिट डिजिट डिफाइन करना था। सो योर आंसर इज बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6, when 25 raised to power 25 is divided by 26 the remainder is। अब रिमाइंडर के क्वेश्चन है, ये रिमाइंडर, हाउ टू फाइंड द रिमाइंडर, ठीक है। ये भी बेसिक न्यूमेरिसी का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू फाइंड यूनिट प्लेस डिजिट एंड हाउ टू फाइंड रिमाइंडर। अब रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम का मैं आपको बेसिक बता देता हूँ क्या होता है कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x, उसको आप डिवाइड करते हो किसी दूसरे पॉलिनोमियल p ऑफ a से, तो आपका जो रिमाइंडर बचता है वो हो जाता है p ऑफ माइनस a। और अगर उसको आप डिवाइड करते हो x माइनस ए से, तो तब आपका रिमाइंडर हो जाता है p ऑफ a। p ऑफ माइनस ए का मतलब जो पॉलिनोमियल आपको गिवन होगा उसमें x की जगह माइनस ए पुट करना है, और p ऑफ a का मतलब हो जाएगा जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है उसकी जगह x की जगह, वहाँ पे x की जगह a पुट करना है। चलो क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा। आपको इसको डिवाइड करना है 25 रेज टू पावर 25, तो इसको पहले पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करो, वेरिएबल में कन्वर्ट करो। तो 25 को मैं x मान लेता हूँ, तो ये वेरिएबल की फॉर्म में क्या हो जाएगा, x रेज टू पावर x, यही हो जाएगा। अगर मैं 25 को क्या मान लेता हूँ, अगर मैं 25 को x मान लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 25 रेज टू पावर 25। अब ये जिससे डिवाइड करना है इसको भी वेरिएबल फॉर्म में लाना है, तो हमने x को माना है 25, तो इसको भी 25 की फॉर्म में लाना है। तो 26 को क्या लिख सकते हैं 25 प्लस 1, और 25 को हमने x माना है तो ये हो जाएगा x प्लस 1। तो x रेज टू पावर x को जब हम डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से, तो क्या रिमाइंडर आएगा, मैंने अभी बताया प्लस a अगर यहाँ हुआ तो p ऑफ माइनस a, तो p ऑफ माइनस 1 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। p ऑफ माइनस 1 का मतलब यहाँ पे x की जगह माइनस 1 पुट करना है, तो x रेज टू पावर x, तो x की जगह यहाँ माइनस 1, और रेज टू पावर भी x है तो यहाँ पे भी आएगा माइनस 1। तो यही, इसको सिंप्लीफाई करो, यही आपका रिमाइंडर है, ठीक है। अब रेज टू पावर माइनस 1 का मीनिंग हो जाएगा कि इसका रेसिप्रोकल करना है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 1 रेज टू पावर 1, ठीक है। रेसिप्रोकल करो तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, माइनस 1 था, अब देखो प्लस 1 हो गया। तो रेज टू पावर माइनस 1 रेज टू पावर 1 माइनस 1 ही होगा, और 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, बट साथ में माइनस भी है तो माइनस 1। अब रिमाइंडर जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होता। अगर आपका रिमाइंडर नेगेटिव आ रहा है, बट रिमाइंडर तो कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसको बस ऐड कर देना है किसमें, डिवाइजर में। डिवाइजर मतलब जिससे डिवाइड किया था, हमें किससे डिवाइड करना है इसको 26 से, तो माइनस 1 में 26 ऐड कर दो, यू विल गेट योर रिमाइंडर 25, ठीक है। अगर रिमाइंडर आपका पॉजिटिव आया तो वही आपका रिमाइंडर होगा, अगर नेगेटिव आया तो उसको डिवाइजर में ऐड कर देना, तो वही आपका रिमाइंडर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, when 67 raised to power 67 plus 67 is divided by 68 the remainder is। तो अगैन देखो रिमाइंडर का क्वेश्चन है, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको वेरिएबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। 67 है यहाँ पे, तो 67 को x मान लेते हैं, तो x रेज टू पावर x प्लस x, तो ये हो गया वेरिएबल फॉर्म में कन्वर्ट। अब जिसको डिवाइड करना है उसको भी वेरिएबल फॉर्म में कन्वर्ट करो। 68 है ये, ठीक है, बट यहाँ पे हम x माना हुआ है 67, तो इसको 67 में कन्वर्ट करना है आपको। तो 68 को हम लिख सकते हैं 67 प्लस 1, तो 67 की जगह x आ जाएगा x प्लस 1, तो प्लस 1 है, तो इसका मतलब जो रिमाइंडर होगा वो हो जाएगा p ऑफ माइनस 1। तो जो आपका पॉलिनोमियल, ये आपका पॉलिनोमियल है, यहाँ पे x की जगह आपको माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करना है और सिंप्लीफाई करना है, वही आपका रिमाइंडर होगा। तो x की जगह माइनस 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस 1 रेज टू पावर माइनस 1 प्लस, और इस x की जगह भी माइनस 1, तो माइनस 1 रेज टू पावर माइनस 1 अभी बताया 1 अपॉन माइनस 1 हो जाएगा रेज टू पावर 1, प्लस माइनस 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 1 इज इक्वल टू, इस पूरे को सिंप्लीफाई करके माइनस 1 ही आने वाला है, माइनस 1 हो जाएगा माइनस 2। अगैन देखो रिमाइंडर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो जब भी रिमाइंडर नेगेटिव आएगा तो उसको आप ऐड कर दो सिंपली डिवाइजर में। डिवाइजर कितना यहाँ पे, डिवाइजर में जिससे डिवाइड करना था 68, तो माइनस 2 प्लस 68 यू विल गेट 66 एज योर आंसर, तो 66 आपका रिमाइंडर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द रिमाइंडर इन। तो 2⁻11 डिवाइडेड बाय 5, इसको जब 5 से डिवाइड करोगे आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। एक्सपोनेंट वाले केस में आप क्या करना, जो भी आपको पावर दी हुई है उसको पहले स्प्लिट कर देना आप। तो इसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ। 2⁻11 को हम लिख सकते हैं 2⁴ इंटू 2⁴ इंटू 2⁻3, ठीक है। 2 की पावर्स को हमने सेपरेट कर दिया, डिवाइडेड बाय 5। ऐसा क्यों किया, अब इसको डिवाइड करने पे पहले मैं 5 को इसको 5 से डिवाइड करूँगा, फिर इसको 5 से, फिर इसको 5 से, तो जो भी रिमाइंडर्स आएंगे उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा फाइनल रिमाइंडर वही होता है, ठीक है। 2⁻4 मीन्स 16, 2⁻4 मीन्स 16, 2⁻3 मीन्स 8 डिवाइडेड बाय 5। अब पहले 16 को 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आता है 1, और सभी रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई कर देना। 16 को 5 से अगैन डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, और 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा, आपका रिमाइंडर विल बी 3। तो सबको कर दो मल्टीप्लाई, 1 1 ज़ा 1, 1 3 ज़ा 3, योर आंसर इज 3, ठीक है। देखो ना, 8 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 3 तो आएगा। 5 1 ज़ा 5, 8 - 5 इज 3, और 16 को जब डिवाइड करोगे 5 से तो रिमाइंडर 1 आएगा। 5 3 ज़ा 15, 16 - 15 इज 1। देखो यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, और सभी रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर, रिमाइंडर इज 3। Question number 9, HCF of two numbers is 8 while their LCM is 144. If one number is 16, what is other? तो ये 8th क्लास में आपने फॉर्मूला एक पढ़ा होगा, LCM of two number into HCF of two number will be equal to product of numbers। ये फॉर्मूला आपने बस यहाँ पे लगाना है। ये आया आपको क्वेश्चन HCF और LCM में, जो बेसिक न्यूमेरिसी का टॉपिक है, ठीक है। LCM इंटू HCF दो नंबर्स का किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर्स। अब लगा दो ये फॉर्मूला, आपको HCF दिया 8 इंटू LCM दिया 144, ये हो गया LCM इंटू HCF इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो एक नंबर तो आपको दिया हुआ है 16, और दूसरा नंबर आपको फाइंड करना है, मान लो x है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये 8 2 हो जाएगा 16, ये हो गया कैंसिल, और 272 होता है 144, तो x की वैल्यू सीधा सीधा आ गई आपके पास 72, तो सेकेंड नंबर विल बी 72। Question number 10, LCM of two number is 138 but their HCF is 23। Again LCM और HCF दिए हैं, the numbers are in the ratio of 1:6, what is the largest number among the two। तो क्या कह रहा है, आपको LCM भी दिया, HCF भी दिया, और नंबर्स की रेशो दिया 1:6, तो हम मान लेंगे रेशो का मतलब हम मान लेंगे पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 6x। तो ये दो नंबर्स भी आपको दिए हैं और इनका LCM और HCF भी दिया। अगैन वही फॉर्मूला लगेगा, LCM इंटू HCF 23 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो नंबर्स के एक x है और दूसरा 6x है, यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर लो। 138 इंटू 23 इज इक्वल टू x इंटू x हो जाएगा x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर हो गया ये। 6 देखो 138 के साथ कैंसिल होता है, 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी 18, 6 3 ज़ा 18, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 23 इंटू 23 कितना हो जाएगा 23 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल, यू विल गेट x इज इक्वल टू 23। अब बच्चे क्या करेंगे, जैसे x की वैल्यू 23 आई तो ऑप्शन में देखा और मार्क कर दिया, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन करने के लिए आपको पूछा क्या हुआ है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर अमंग द टू, दोनों में से आपको लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। ये तो x की वैल्यू आई, x तो हमने पहला नंबर माना था, दूसरा नंबर कितना है 6x, तो दूसरा नंबर हो जाएगा 6 इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 6 इंटू 23, तो 6 3 ज़ा 18, 8 1 कैरी, 6 2 ज़ा 12 और 1 13 138। तो एक नंबर आपका 23 और एक नंबर आपका 138, तो आपको लार्जेस्ट वाला पूछा था तो लार्जेस्ट 138 है, सो योर आंसर विल बी 138। देखो ये जो हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं ना, ये आपकी प्रिपरेशन लेवल को चेक करने के लिए कर रहे हैं, ये आपको क्वेश्चन खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपकी सोल्यूशन बताऊंगा और उस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट यूज हो रहा है वो बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपको टॉपिक वाइज पढ़ना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11, बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई 1008 टू मेक इट अ परफेक्ट स्केयर। तो ये क्वेश्चन आया स्केयर्स एंड क्यूब रूट से। अगर आपको कोई नंबर दिया जाए और बोला जाए उसको आपको परफेक्ट स्केयर में कन्वर्ट करना है, बताओ किस नंबर से उसको मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्केयर में कन्वर्ट करें या किस नंबर से उसको डिवाइड करके परफेक्ट स्केयर में कन्वर्ट करें। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आपने उस नंबर्स के प्राइम फैक्टर बनाने हैं। क्या बनाने हैं, उसके प्राइम फैक्टर। तो इसके मैं प्राइम फैक्टर बनाने जा रहा हूँ जल्दी से। तो ये 2 से जाएगा पहले 504, फिर 2 से जाएगा ये 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 1 के 2 5 ज़ा एंड 2 2 ज़ा 4 252, फिर 2 से जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 12, 2 6 ज़ा 12, अगैन 2 से जाएगा ये 200, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 63 आ गया। ये 7 से जाएगा, प्राइम फैक्टर्स बनाने सिर्फ प्राइम नंबर से, ठीक है। 7 9 ज़ा 63, 9 जाएगा 3 से, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, तो ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए। तो 1008 के प्राइम फैक्टर 2 आ रहा है 4 बार, दैट इज 2 रेज़ टू पावर 4, 3 देखो 2 बार आ रहा है, दैट इज 3 रेज़ टू पावर 2, और 1 बार आ रहा है 7, 7 की पावर 1 है यहाँ पे। अब परफेक्ट स्केयर वो नंबर होता है, परफेक्ट स्केयर के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनकी पावर हमेशा होती है इवन नंबर। यहाँ पे देखो 2 की पावर है 4, इवन नंबर है, ठीक है। 3 की पावर है 2, इवन नंबर है, ठीक है। 7 की पावर है 1, ये इवन नंबर नहीं है। इस नंबर की वजह से ये नंबर परफेक्ट स्केयर नहीं है। अगर 7 की पावर भी इवन नंबर हो जाती है तब ये नंबर क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्केयर। तो 7 रेज़ टू पावर 1 को
इसको इवन करने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, लीस्ट नंबर आपको बताना है, 7 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, फिर इनकी पावर हो जाएगी 7 देखो 2 4 3 इंटू 7 अब सभी पावर जो है वो इवन्स में, तो अब ये नंबर क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्केयर बन जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई किया हमने, 7 दैट इज 7 से आपको मल्टीप्लाई किया। लीस्ट नंबर पूछा था ना, इसलिए 7 वैसे इसको परफेक्ट स्केयर बनाने के लिए मैं 7 से भी मल्टीप्लाई कर सकता था। देखो 7 पहले से था, 7 से मल्टीप्लाई करता तो 7 तब भी इसकी पावर इवन हो जाती, बट हमें लीस्ट नंबर पूछा था, लीस्ट नंबर कौन सा होगा। सिमिलरली अगर आपको डिवाइड का पूछेंगे, इसी क्वेश्चन में डिवाइड का पूछा होता, बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड वी डिवाइड, तो तब आपको क्या करना था, देखो आपके फैक्टर आए थे 2 3 इंटू 7 तो किससे डिवाइड करूँ ये परफेक्ट स्केयर बनेगा, इसकी वजह से ये परफेक्ट स्केयर नहीं है तो इसको कैंसिल करना होगा, तो 7 से ही डिवाइड करूंगा ताकि ये दोनों हो जाएं कैंसिल। अब देखो दोनों जो पावर बची उनकी पावर्स जो हैं वो क्या है, इवन नंबर्स हैं, तो डिवाइड का भी यही आंसर आता है 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, 4/5 ऑफ 1/8 ऑफ 3/4 ऑफ ए इज 64। तो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो ए का आपको क्या दिया हुआ है 4/5, पहले इसका करना है 4/5 मल्टीप्लाई बाय, फिर करना है 1/8 मल्टीप्लाई बाय, फिर करना है 3/4, किसका करना है, ये एक नंबर है ए ऑफ ए, और ये दिया हुआ है, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल टू है 64। यहाँ से आप ए की वैल्यू फाइंड करो, देखो ये 4 और 4 कैंसिल, यू विल गेट ए विल बी इक्वल टू 64। ये 8 और 5 यहाँ डिवाइड हो रहे हैं, इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 इंटू 8 और 3 यहाँ पे ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। इसको अभी एज इट इज ही रखो क्योंकि ए की वैल्यू नहीं आपको बोला है। आपको क्या बोला है, व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 3/5 ऑफ ए, तो ए का 3/5 करना है पहले, फिर उसका क्यूब रूट फाइंड करना है। ए की वैल्यू ये है तो 3/5 ऑफ ए कितना हो जाएगा, 3/5 ऑफ ए विल बी इक्वल टू 3/5 ऑफ ए की वैल्यू पुट कर दो 64 इंटू 5 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ देखो ये 5 और 5 कैंसर, ये 3 और 3 कैंसर, तो 3/5 ऑफ ए आपके पास आ गया किसके इक्वल, 64 इंटू 8। अब इसका आपको क्या फाइंड करना है, अब इसका आपको फाइंड करना है क्यूब रूट, तो क्यूब रूट कर दो इसका क्यूब रूट, 64 का क्यूब रूट होता है 4 और 8 का क्यूब रूट होता है 2, क्यूब रूट्स आपको आने चाहिए, सो 4 2 8 इज योर आंसर। तो सिंपल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 13, इफ 1 स्केयर प्लस 2 स्केयर प्लस 3 स्केयर सो ऑन टू 10 स्केयर इज 385, देन आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। किसके स्केयर जाएंगे, ये 3 के मल्टीपल्स के स्केयर हैं, 3 स्केयर देखो यहाँ 6 स्केयर है, यहाँ 9 स्केयर है, सो ऑन टू 30 स्केयर, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है 3 स्केयर प्लस 6 स्केयर प्लस 9 स्केयर प्लस सो ऑन टू 30 स्केयर, और यूज़ करना है इसको। यूज़ आपको दिया क्या हुआ है, 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर्स का आपको स्केयर्स दिया है, तो इनको पहले मुझे ब्रेक करना होगा 3 के मल्टीपल्स में। देखो ये 3 के मल्टीपल्स हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2, इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 एंड सो ऑन, तो इनको ब्रेक कर दो। 3 इंटू 1 का होल स्केयर प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू 2 होल स्केयर प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू 3 होल स्केयर प्लस सो ऑन टू 30 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10 होल स्केयर। अब देखो जब ये ब्रैकेट हटेंगे तो दोनों पे स्केयर आएगा, 3 स्केयर इंटू 1 स्केयर प्लस यहाँ पे भी आएगा 3 स्केयर इंटू 2 स्केयर प्लस यहाँ पे भी आएगा 3 स्केयर इंटू 3 स्केयर प्लस सो ऑन टू 3 स्केयर इंटू 10 स्केयर। अब देखो 3 स्केयर हर एक टर्म के साथ है तो उसको हम ले सकते हैं कॉमन, तो 3 स्केयर जब कॉमन ले लोगे अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 1 स्केयर प्लस 3 स्केयर कॉमन ले लिए, यहाँ पे बचेगा 2 स्केयर, यहाँ पे 3 स्केयर प्लस सो ऑन टू 10 स्केयर। हो गया आपका क्वेश्चन। 3 स्केयर इज 9 और इस पूरे की वैल्यू आपको गिवन दी है, इस पूरे की वैल्यू है 385। जस्ट इनको मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा 385 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 5 सा 45, 5 4 है कैरी, 9 72 76 6 7 कैरी, 9 27 एंड 7 इज 34, सो 3465 इज योर आंसर, 3465 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द लीस्ट ऑफ द वैल्यू x सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 8। अब ये क्वेश्चन आया डिविजिबिलिटी टेस्ट से, ठीक है, तो ये क्वेश्चन से आपको क्या हो रहा है, आपको टॉपिक्स का पता चल रहा है कि कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल्स आने चाहिए। इस नंबर को आपको 8 से डिवाइड करना है, तो आपको बताना है कि x की क्या वैल्यू हो कि ये 1 से डिविजिबल हो जाए। ये 8 से, यहाँ पे देखो एक वेरिएबल दिया x, तो x की यहाँ पे क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 8 के लिए याद रखना, अगर कोई नंबर है जो 3 डिजिट से बड़ा है और अगर 8 से वो तभी डिविजिबल होता है जब उसके लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8। कोई भी पूरा नंबर तभी 8 से डिविजिबल होगा जब उसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो, तो हमें सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं, क्या है 8x4, तो ये वाला जो नंबर है ये 8 से डिविजिबल होगा अगर, तभी ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो पाएगा। तो अब यहाँ x की वैल्यू देखो, अगर मैं x की जगह यहाँ पे 1 रखता हूँ तो आएगा 814 विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। देखो 8 1 8 तो 6 बच जाता है रिमाइंडर, है ना। अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो 824, अब इसको देखो ये 8 से डिविजिबल है, 8 1 8 8 3 24, तो
824 जो है वो आपका डिविजिबल है किससे, 8 से। अब आगे चेक ही नहीं करना, आगे नंबर बढ़े हैं, आगे चाहे डिविजिबल आए भी तब भी हमारा आंसर 2 ही रहेगा, बिकॉज आपको लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स पूछी है। आगे देखो क्या है, 3 4 6, आगे मैं आपको बता दूं 6 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक्स की जगह 6 रखता हूँ, 8 6 4, 8 1 8, 8 8 64, ये भी डिविजिबल है 8 से, बट यहाँ पे हमें जो वैल्यू पूछी है एक्स की वो कौन सी वैल्यू पूछी है, लीस्ट वैल्यू, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। सो 8 से डिविजिबल कोई भी 3 डिजिट से बड़े वाला नंबर तभी 8 से डिविजिबल हो पाता है जब उसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बेसिक न्यूमेरिसी। तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, 0.00175 इसको डिवाइड करना है किससे, 0.025, और फिर इसको डिवाइड करना है किससे, देखो डिवाइडेड बाय 0.07। अब ये जो डिनोमिनेटर है इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसके नीचे आप 1 लिख दो, क्या हो जाएगा 0.00175 अपॉन 0.025। ये जब ऊपर आएगा मल्टीप्लाई होगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 0.07 अपॉन 1 है ना, जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 अपॉन 0.07। अब आपको पॉइंट हटाना है, ऊपर देखो 1 2 3 4 5, तो 5 स्टेप पॉइंट आगे जाएगा, नीचे देखो 3 स्टेप यहाँ से आगे ले जाओ, 2 स्टेप यहाँ से ले जाओ, तो 5 स्टेप ऊपर 5 स्टेप नीचे, तो रिजल्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में डेसिमल पॉइंट को सेम नंबर ऑफ स्टेप से आप चेंज करते हो आगे या पीछे, तो रिजल्ट वही रहता है, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये हो जाएगा 175, ये हो जाएगा आपका 25, और ये आपका हो जाएगा 7, ठीक है। लेकिन सेम स्टेप से अगर करोगे, ऊपर अगर 5 बार किया तो नीचे भी 5 बार करना। अब देखो ये 25 7 सा होता है 175, और 7 1 सा 7, तो आपका आंसर आ गया 1, ठीक है। दिखने में बहुत मुश्किल लगेगा बट बिल्कुल इजी होगा, ठीक है। तो अगर आपको टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए हर एक टॉपिक की JKPSI के लिए, आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।